सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम में जो रुचिरा तृतीय भाग नामक पाठ्यपुस्तक है उसके तृतीय पाठ 3 के पाठ 3 जो है डिजी भारतम डिजिटल भारत, इसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वहाँ मैंने पाठ को अच्छे से समझा रखा है। शब्दार्थ माध्यम से हिंदी अनुवाद वहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन और परीक्षा उपयोगी गद्यांश आधारित प्रश्न वहाँ पर मैंने अच्छे से समझा रखे हैं। इस वीडियो के नीचे आपको उस पाठ का लिंक मिलेगा जहाँ से आप इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर इसके अभ्यास प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न दिए हुए पाठ के पीछे उनको हम हल करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी का मेरी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम, अधोलिखितानाम नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर एक पद में आपको उत्तर देना है। वन वर्ड आंसर इन वन वर्ड। ये गद्यांश आधारित प्रश्न जब हमने पाठ पढ़ा था तब किए थे। वहाँ पर भी हमने तीन गद्यांशों के एक पद ने उत्तरत, पूर्ण वाक्य ने उत्तरत और भाषिक कार्य में हमने किया था। तो अभी हम कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न एक पदेन लिखत, इनका उत्तर आपको एक पद में लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कुत्र कहाँ डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा भवति। तो कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है? तो डिजिटल इंडिया की चर्चा सारे विश्व में हो रही है, तो इसका उत्तर होगा आपके संपूर्ण विश्व। ठीक है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, तो किसके साथ, केन सह किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो रही, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है। तो बोलते हैं कि परिवर्तनशील संसार है, जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तन होती है। तो समय के परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तन होती है। तो काल परिवर्तन पाठ में लिखा हुआ है, काल परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तन होती है। आपने मतलब बाजार में, वस्तुनाम क्रय समय, वस्तुओं के क्रय खरीदते समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति नहीं होगी, न भविष्यति मतलब नहीं होगी, किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किस चीज़ की आपको कंपलसरी आपके पास होना जरूरी नहीं है, क्या चीज़ आपके पास नहीं हो तो भी चल जाएगा। खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, तो किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? पैसों की, रुपयों की, क्योंकि आप कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और अन्य ई बैंकिंग के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो रुपयों की आपको आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, कस्मिन किस उद्योग में, कौन से उद्योग में वृक्ष की उपयोगिता होती है। वृक्ष काटे जाते हैं किस उद्योग के लिए? तो कागज उद्योग के लिए, कागज बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता है। तो कर्गदोद्योगे, कर्गद का मतलब कागज उद्योगे, दोनों यहाँ पर गुण संधि हो रही है, अ और ऊ मिलकर ओ हो रहा है। तो कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता होती है। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, ये देखो कार्याणि लिखा हुआ है यहाँ पर, कार्याणि है। ठीक है। सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, किसके द्वारा साधित हो रहे हैं, किसके द्वारा पूर्ण हो रहे हैं? तो आ सारे कार्य चल दूरभाष यंत्र, मोबाइल के द्वारा। तो मोबाइल को संस्कृत में बोलते हैं चल दूरभाष यंत्र, तो चल दूरभाष यंत्रेण। ठीक है। तो आज सारे कार्य चल दूरभाष यंत्रेण साधितानि भवन्ति, तो एक पद में आपको उत्तर देना है चल दूरभाषण यंत्रेण। अगला प्रश्न है अधोलिखितान प्रश्न, नीचे जो प्रश्न आएंगे आपके उनको आपको पूर्ण वाक्यन पूरे फुल सेंटेंस में आपको उसका आंसर लिखना है। तो देखो पहला प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कथम कैसे ग्रहण की जाती थी। तो प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, तो हमने पढ़ा था प्राचीन काल में ओरली, मौखिक रूप से। तो इसका उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या मौखिक रूपेण गृह्यते स्म। अगला प्रश्न वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति, वृक्षों के काटने में, वृक्ष जो काटे जा रहे हैं उनके काटने में कथम का मतलब कैसे न्यूनता उत्पन्न होगी, कमी कैसे आएगी। इस किसका प्रयोग करेंगे हम कि वृक्षों को काटने में न्यूनता आएगी। तो देखो हम कागज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, कागज़ का प्रयोग करेंगे तो वृक्षों को काटे जाएंगे। अगर हम कागज़ का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम किससे काम करेंगे? कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर के प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी आएगी। तो संगणकस्य
पाठ में लिखा हुआ है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति, न्यूनता होगी। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न भूयते न अनुभूयते। चिकित्सालय, चिकित्सालय में तो चिकित्सालय में क्या लेने जाते हैं? उपचार करवाने, इलाज करवाने। कस्य, किसकी आवश्यकता? अद्य, आज, न अनुभूयते, अनुभव नहीं की जाती है। किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है? तो इलाज के लिए जो हम पैसे देते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो चिकित्सालय उपचारार्थम, उपचार के लिए रुपये का नाम आवश्यकता, अद्य रुपयों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र उनको कर रहे हैं, ठीक है, कार्ड माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से, तो रुपयों की हमको आवश्यकता नहीं है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, देखो पाठ के अंत में लिखा हुआ है, ये बोल रहा है हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो हम डिजी भारतम, डिजिटल भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशायाम द्रुत गत्या, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके, जेब में, पॉकेट में, केशाम आवश्यकता न भविष्यति, तो पॉकेट में किसकी आवश्यकता नहीं है? पॉकेट में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानी पदान्यधिकृत्य, पदान्यधिकृत्य, रेखांकित पदों को अधिकार करके, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण आपको करना है। मतलब आपको उत्तर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये देखो, ये उत्तर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ रेखांकित, परंतु मैंने रेखांकित किया नहीं है। रेखांकित मैं यहाँ कर दूंगा, क्योंकि रेखांकित वहाँ करने से इनका हलंत वगैरह उस रेखांकित के पीछे छुप जाता है, तो मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। तो भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ, ठीक है। तो ये रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न आपको बनाना है। तो पहले आपको ये देखो, इसको हिंदी में प्रश्न बना के देखिए आप, भोजपत्रों के ऊपर लेखनम, लेखन आरंभ हुआ, तो लेखन की जगह हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, और क्या को संस्कृत में क्या बोलते हैं? किम। तो प्रश्न बनेगा आपके भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, ठीक है। लेखनार्थम, लेखन के लिए कर्गदस्य, कागज की आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लेखन के लिए कागज की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। तो कागज की, प्रश्न क्या बना आपके? हिंदी में पहले प्रश्न बनाइए, लेखन के लिए किसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा? तो किसकी, तो किसका को संस्कृत में बोलते हैं? षष्ठी विभक्ति एक वचन, रामस्य रामयो रामाणाम, तो यहाँ होगा कस्य, ठीक है। तो कर्दगदस्य, ये भी आप देख ले, जब स्य आता है तो वहाँ पर आप उसके स्थान पर कस्य कर सकते हैं प्रश्न बनाने के लिए। जैसे रामस्य आया तो कस्य, ग्रामस्य आया तो कस्य, विद्यालय से आया तो कस्य, ठीक है, चल दूरभाषस्य तो कस्य। तो स्य वाला आता है तो प्रश्न बनाने के लिए उसके स्थान पर आप कस्य भी कर सकते हैं। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह में, विश्राम गृहों में, जो रेस्ट हाउस है उनमें कक्ष, कमरा सुनिश्चितम भवेत, बुक हो जाएगा। जो रेस्ट हाउस है उसमें कमरा बुक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, विश्राम गृहेषु, ये हाईलाइट है, अंडरलाइन है। तो कहाँ पर कमरा बुक हो जाएगा? तो मैंने आपको पहले भी जो पार्ट 1 और 2 में प्रश्न निर्माण कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब स्थानवाची शब्द होता है तो उसके स्थान पर हम कुत्र कर देते हैं। तो विश्राम गृहों में कमरा बुक हो जाएगा। तो कहाँ पर कमरा बुक हो जाएगा? कहाँ के लिए कौन सा अवयव प्रयोग में आता है, शब्द प्रयोग में आता है संस्कृत में? कुत्र। तो यहाँ आ जाएगा कुत्र, कहाँ पर कक्ष सुनिश्चित हो जाएगा, होता है, सॉरी। सर्वाणी पत्राणी, सारे पत्र, सारे पत्र चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सारे पत्र मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो वही देखो, जो हमने प्रश्न संख्या 3 में किया वही किया, यहाँ पर भी है कि सारे पत्र कहाँ पर सुरक्षित हो जाएंगे। तो आप कुत्र भी लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, कुत्र भी लिख सकते हैं। कुत्र सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत, सप्तमी विभक्ति वाले शब्दों के अंतर्गत प्रयोग में लिया जाता है। तो जैसे कुत्र भी लिख सकते हैं आप और कस्मिन भी लिख सकते हैं। तो इस शब्द में मैंने यहाँ पर कुत्र लिख दिया, कस्मिन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सॉरी, केशु, क्योंकि ग्रहेशु बहुवचन है तो कस्मिन कहो केशु, यहाँ केशु भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर चल दूरभाष यंत्र एक वचन है तो यहाँ कस्मिन भी लिख सकते हैं, कुत्र भी लिख सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये, जहाँ स्थानवाची शब्द हो, जहाँ पर कहाँ पर का प्रयोग हो, आप कुत्र लिखेंगे तो ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि कस्मिन लिखते हैं तो कस्मिन द्विवचन आ जाए तो कयो लिखना पड़ेगा, बहुवचन आ जाए तो केशु लिखना पड़ेगा। तो उसमें आपको विभक्ति व ज्ञान होना चाहिए। तो विभक्ति व ज्ञान नहीं होने पर आप क्या, जहाँ पर कहाँ पर शब्द का प्रयोग आ रहा है वहाँ पर आप कुत्र कर दीजिए। तो यहाँ पर तो मैंने कस्मिन किया, आप यहाँ कुत्र भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्वाणी पत्राणी कुत्र यंत्रे, ठीक है, कुत्र। अब जब कुत्र लिखते हैं तो फिर यंत्रे लिखने की जरूरत नहीं थी। जैसे इसने लिखी ना चल दूरभाष यंत्रे, तो कस्मिन यंत्रे ऐसे लिखा है। अगर आप कुत्र लिखते हैं तो फिर इन दोनों शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधा उत्तर प्रश्न बना सकते थे, सर्वाणी पत्राणी कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति, ठीक है। तो कुत्र का प्रयोग ज़्यादा
अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए अगर कहाँ पर से आपको प्रश्न बनाना है। वयम उपचारार्थम, अब देखो उपचारार्थम ऐसे अंडरलाइन वाले शब्द हो ना जो जो उपचारार्थम, पठनार्थम, क्रियार्थम, इसके लिए सीधा सा आप ये ध्यान रखिए कि प्रश्न बनाने के लिए यहाँ पर लिख दीजिए किमर्थम। तो वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, उदाहरणानुसार, ये उदाहरण है, उदाहरण के अनुसार विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताए जा रहे हैं, मेलनम, मेलनम कुरुत, इनका आपको मेलन करना है, मतलब मैच करना है। ठीक है, विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही। तो ये जैसे एग्जांपल है विशेषण विशेष्य में संपूर्ण भारते, तो भारत की विशेषता बताई जा रही है संपूर्ण। ठीक है, तो आपको मैच करना है। तो आइए देखते हैं, आपके सामने कुछ शब्द हैं जैसे मौखिकम, मनोगता, टंकिता, महान, मुद्रा विहीन, ज्ञानम, उपकार। अब देखो आपके बुक में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काले लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर बुक में क्या लिखा हुआ है, कार्याणी लिखा हुआ है। परंतु ये दोनों शब्द जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि ये मैं अभी आपको समझाऊंगा गलत क्यों है। ठीक है, ये दोनों शब्द गलत है। जैसे काले के स्थान पर यहाँ पर आएगा सामग्री और कार्याणी के स्थान पर आएगा भावा, क्योंकि अगर ये दोनों रहेंगे तो यहाँ पर मैच आपके नहीं हो पाएगा। तो चलो देखते हैं, हम पहले मैच करते हैं विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये हम जो बुक में पाठ में दिया उसके आधार पर हम करेंगे। जैसे मौखिकम, तो मौखिक क्या है, तो मौखिक जैसे हमने पाठ पढ़ा था तो हमने लिखा था मौखिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो मौखिक किसका विशेषण है, ज्ञान का। तो मौखिक किसका विशेषण है, ज्ञान का। ठीक है, मौखिकम ज्ञानम। ठीक है, अगला है मनोगता। अब देखो मनोगता जो पाठ आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने मनोगत भाव, मन में स्थित भावों को कागज पर आप लेखनी के द्वारा लिख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मनोगत भाव। मनोगत किसका विशेषण था, भाव का, परंतु किताब के अंदर इन पांचों के अंदर भाव दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब भाव दिया हुआ नहीं तो हम आंसर लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर जो कार्याणी है ये यहाँ पर किसी का विशेषण नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले तो हम देख लेते हैं। मनोगता को हम जोड़ेंगे पांचवें से, क्योंकि इस कार्याणी की जगह मैंने यहाँ भावा लिख रखा है, तो मनोगता का है भावा। ठीक है, टंकिता। अब टंकिता क्या है, टंकिता मतलब टाइपराइटर पर टंकित की हुई, लिखी हुई क्या, सामग्री। अब सामग्री भी देखो 5 ऑप्शन में थी नहीं। ठीक है, तो मैंने काले के साथ सामग्री लिखी है, तो ये सामग्री टंकिता सामग्री। ठीक है, महान, महान क्या, महान उपकार। महान किसके साथ जुड़ेगा, उपकार का विशेषण क्या, महान। और देखो मुद्रा विहीन, मुद्रा विहीन मतलब बिना पैसों के, पैसों का लेन देन बिना पैसों के, बिना हाथ में आपके पैसे नहीं है, कैशलेस ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं। तो ये मुद्रा विहीन हो गया कैशलेस, और विनिमय हो गया ट्रांसफर। तो कैशलेस ट्रांसफर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। विनिमय का विशेषण क्या है, मुद्रा विहीन। ठीक है, तो मुद्रा विहीन किसकी विशेषता बता रहा है, विनिमय की। अब देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर मनोगता जो था उसके लिए कोई शब्द था नहीं, टंकिता था तो उसके लिए कोई शब्द था नहीं। तो आप ये भले में सामग्री वाली था, भाव वाली था, कोई दिक्कत नहीं, परंतु काले यहाँ पर किसी का विशेषण नहीं था, तो काले बुक के अंदर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, काले यहाँ पर गलत दिया हुआ है, वहाँ पर आप बुक में सामग्री कर लीजिए। ठीक है, और कार्याणी, ये कार्याणी भी किसी की विशेषता नहीं थी, किसी का कोई किसी भी विशेषण का विशेष्य नहीं था, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो आप इसको भी बुक में काट के यहाँ पर ये दोनों सामग्री और भावा ये सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत, संधि करना है। ये जो पद दिए हुए हैं इनको आपको संधि करके लिखना है। तो देखो संधि मैंने आपको विस्तृत रूप से, मेरा एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पर पूरी संधि मैंने आपको स्वर संधि समझा रखी है। क्योंकि संधि का 15 पाठों के अंदर संधि कम से कम 5-6 बार पूछी गई है कक्षा 8 में। ठीक है, तो बार बार उसको मैंने एक बार पूरा संधि समझा दिया, बार बार हर पाठ में प्रश्न आते हैं तो हम वहीं से उसके उदाहरण कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से वो वीडियो देखकर पूरी संधि समझ जाएंगे तो आप इन सब उदाहरणों को आसानी से कर पाएंगे। फिर भी हम देखते हैं, जैसे पदस्य, तो अंत में क्या है अ, और इधर क्या है अ, तो अ और अ मिलकर क्या बन जाएगा आ। तो क्या बनेगा आपके, आ किसके साथ जुड़ेगा, य के साथ, तो पदस्या, पदस्यास्य। ठीक है, पदस्यास्य। ठीक है, देखो ये है दीर्घ संधि, जब समान वर्ण मिलते हैं अ और अ तो वो आ बन जाते हैं, ई और ई मिलेंगे तो बड़ा ई बन जाएंगे। तालपत्र, यहाँ पर है अ, तालपत्र, और यहाँ पर है उ, तो अ और उ मिलकर क्या बनते हैं, जैसे अ और उ, महा प्लस उपकार, या हम देखते हैं
और ऊ मिलकर बनेगा आपके ओ। जैसे महा प्लस उदय, तो अ और आ सेम होते हैं, समान है। तो अ और आ, तो महा का अंतिम में क्या है आ, और उदर क्या है ऊ, तो महा प्लस उदर बना महोदय होता है। अ और ऊ मिलकर बनेगा ओ, तो यहाँ पर भी अ और ऊ मिलकर बनेगा ओ। तो ताल पत्रो, अ और ऊ मिलकर बन गया ओ, ताल पत्रो परी, ताल पत्रो परी। देखिए च में क्या है अ, और इधर क्या है अ और अ मिलकर क्या बनेगा आ, तो च का बन जाएगा चा तिष्ठत, चा तिष्ठत। फिर ये अ और ऊ मिलकर बनेगा ओ, तो करगदो ध्योग, करगदो ध्योग। फिर ये अ और अ मिलकर बन रहा है आ, तो ये का हो जाएगा आ क्रयार्थम, क्रयार्थम। ठीक है, देखो इधर ई है और इधर ए है। ठीक है, जैसे ई और अ मिलकर यण संधि होती है, यण संधि होती है, तो इसमें दोनों मिलकर नहीं बनता, इसमें जो ई है इसका ये हो जाएगा, जो ई है त के साथ जो ई जुड़ा हुआ है इसका ये हो जाएगा, तो इति का क्या बन जाएगा इत्य। ठीक है, अब उस ये के अंदर अ जुड़ा तो इत्यनयो, इत्यनयो। ठीक है, यहाँ है अ और अ, तो दोनों मिलकर बन जाएगा आ, तो उपचारार्थम, उपचारार्थम। ठीक है, ये इसके उत्तर हैं। देखो अ और अ मिलकर आ बना पदस्यास्य, अ और ऊ मिलकर ओ बना तो त्रो हो गया, ये या हो गया। अ और अ मिलकर आ बना तो चा हो गया, अ और ऊ मिलकर ओ बना तो करगदो हो गया, अ और अ मिलकर आ बना तो क्रया हो गया। ई का ये हुआ तो ये इति का हो गया इत्य, और या के अंदर अ जुड़ा तो इत्य पूरा हो गया इत्यनयो। ठीक है, उपचार अर्थम, तो अ और अ मिलकर आ बना तो ये देखो यहाँ पर उपचारार्थम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम। उदाहरण के अनुसार, देखो उदाहरण दिया हुआ ये रहा उदाहरण, उदाहरण के अनुसार आपको जैसे ये शब्द दिया हुआ है जिज्ञासा, इसके आधार पर एक लघु वाक्य बनाना है। तो देखो एग्जाम में ऐसा आता है लघु वाक्य बनाना, या तो क्या पाठ में दिया हुआ है, तो ये जो सारे मैंने जो वाक्य बनाए हैं वो पाठ के आधार पर बनाए हैं, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई वाक्य का, कोई शब्द का वाक्य बनाना है तो आप पाठ के आधार पर ही बनाए, आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जिज्ञासा है तो मैंने पाठ के आधार पर बना दिया मम जिज्ञास मम मनसी वैज्ञानिकाम, मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, परंतु अब ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में ये लिखना है, आप कुछ भी बना सकते हैं अपने मन से। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, तो आप ये भी लिख सकते हैं मम जिज्ञासा अस्ति, मेरी जिज्ञासा है। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब आपको वाक्य प्रयोग करना है तो उसमें ऐसा वाक्य आप हिंदी में डिसाइड कीजिए, छोटा सा वाक्य जिसकी आप संस्कृत बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वाक्य होगा तो आपको संस्कृत बनाने में परेशानी आएगी, तो जो छोटा सा वाक्य जिज्ञासा का, मेरी जिज्ञासा है, तो मेरी मम जिज्ञासा अस्ति, मेरी जिज्ञासा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता, अब देखो मेरी जिज्ञासा है, मम जिज्ञासा अस्ति, आवश्यकता का वैसे बना लो मम आवश्यकता अस्ति, मेरी आवश्यकता है। वाक्य तो आपके बन गया। ठीक है, आपको वाक्य बनाने से मतलब है, अब वो जरूरी नहीं पाठ से बनाओ, कैसे भी बनाओ, अपने मन से बना सकते हैं। तो मम आवश्यकता अस्ति, यहाँ पर जो मैंने लिखा है तो पाठ के आधार पर लिखा है। ठीक है, तो मम आवश्यकता अस्ति, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। सामग्री, सामग्री का भी ऐसे आप बना सकते हैं मम सामग्री अस्ति, मेरी सामग्री है। देखो एक मम जिज्ञासा अस्ति, इसके आधार पर आपने दो वाक्य और बना ली, मम आवश्यकता अस्ति मम सामग्री अस्ति, ये पाठ के आधार पर है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा, अब पर्यावरण सुरक्षा का आपको वाक्य बनाना है, तो पाठ में तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, ये देखो नवपादपानाम आरोपणेन, आरोपणेन अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्या। ठीक है, तो हम सीधा सा इसका वाक्य बना सकते हैं अस्माभिः, जैसे ये लिखा हुआ देखो अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्या, हमको हमारे द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्य करनी चाहिए, तो अस्माभिः, अस्माभिः की जगह मया भी लिख सकते हो कि मेरे द्वारा। ठीक है, तो आप इसका एक छोटा सा वाक्य बना सकते हैं अस्माभिः, हम हमारे द्वारा पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्य। और भी कोई छोटा सा वाक्य आपके दिमाग में हो तो आप उसकी संस्कृत बना के आप लिख सकते हैं। विश्राम गृहम, देखो विश्राम गृहम, तो विश्राम गृहम, विश्राम, तो विश्राम गृह का छोटा सा वाक्य क्या है, वह विश्राम गृह है या यह विश्राम गृह है। ठीक है, तो नपुंसकलिंग है, तो एतत् विश्राम गृहम अस्ति तत् विश्राम गृहम अस्ति, ऐसा वाक्य बना सकते हैं।
एतत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम गृह है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृहम है। यहाँ पर तो बड़ा लिखा है, ठीक है। मम ये ये जो सारे मैंने लिखे हैं पाठ में से लिखे हैं, आप जरूरी नहीं आप छोटा सा भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे जैसे मम आवश्यकता अस्ति, मम सामग्री अस्ति, अस्माभि पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्या, एतत् विश्राम गृहम अस्ति, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है उदाहरणानुसारम, ये उदाहरण दिया हुआ है, इसके अनुसार कोष्टक में दिया हुआ, ये कोष्टक में एक शब्द दिया हुआ होगा, उसका प्रयोग करके कोष्टक में दिए हुए शब्द के आधार पर पद में चतुर्थी विभक्ति, इस पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान, जैसे यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, ठीक है, और ये शब्द दिया हुआ, तो इस शब्द में आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। इसका प्रयोग करके आपको खाली जगह की पूर्ति करनी है। तो चतुर्थी विभक्ति देखिए, जैसे भिक्षुक, तो भिक्षुक की जगह अगर राम होता तो रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामाय एक वचन में, रामाभ्याम द्विवचन दो लोगों के लिए, रामेभ्य तीन या तीन से अधिक, तो यहाँ भिक्षुक एक है, ठीक है, तो रामाय की जगह भिक्षुकाय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या छात्र, तो छात्र का हो जाएगा छात्रा, जैसे प्रश्न में पहले दिया हुआ है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो आप सीधा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दीजिए। अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो हम इसका कारण बताते कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर भी कारण मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं। छात्र का हो जाएगा छात्राएं, निर्धन का हो जाएगा निर्धनाएं, पहले हम पुरलिंग, जैसे भिक्षुक मेल है तो मेल पुरलिंग वाले शब्द लेते हैं, छात्र का छात्राएं, निर्धन का निर्धनाएं, लता स्त्रीलिंग है, सुरेश का सुरेशाय, अध्यापक का अध्यापकाय, ठीक है। अब जैसे लता स्त्रीलिंग में क्या होता है रमाये, तो लताये, ठीक है। तो ये सारे इसके उत्तर हैं। अब देखिए मैं आपको कारण बताता हूँ चतुर्थी विभक्ति यहाँ क्यों आ रही है। देखो देही, जब दा धातु, कौन सी धातु? दा धातु, दा धातु का मतलब होता है देना। जब हम कोई चीज किसी को दे रहे हैं तो जो उस चीज को ग्रहण कर रहा है, हम कोई चीज किसी को दे रहे हैं तो जो उस चीज को ग्रहण कर रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर छात्र को पुस्तक दो, तो क्या दिया जा रहा है? दो। किसको दी जा रही है? छात्र को, तो छात्र में चतुर्थी विभक्ति। अहम, मैं गरीब को वस्त्र देता हूं, तो किसको दिया जा रहा है? गरीब को, तो गरीब में चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। तो ये दो तो हो गए दा धातु से, ठीक है। रोचते, रोचते रुच धातु, रुचि, रोचते रुच धातु, किसी में आपका इंटरेस्ट है तो जिसमें आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे मेरा फूलों में इंटरेस्ट है तो मुझ में जिसका इंटरेस्ट होता है, जैसे लता को पढ़ना अच्छा लगता है तो लता की पढ़ने में रुचि है, तो पढ़ने में रुचि किसकी है? लता की, तो लता में चतुर्थी विभक्ति। तो जैसे मुझे फूल अच्छे लगते हैं, तो फूल किसको अच्छे लग रहे हैं? मुझे, तो मुझ में चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। तो मेयम, ठीक है। तो ये हो गया दा धातु में चतुर्थी विभक्ति, रुचि में जिसको रुचि होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। अगला देखो अलम, अलम का मतलब होता है, अलम के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है एक तो होता है अलम का मतलब पर्याप्त, ठीक है, जैसे जो पर्याप्त, ये पर्याप्त का प्रयोग यहीं पर हो रहा है। और एक अलम होता है मना करना, मना करना, जैसे अलम धूम्रपानेन, तो धूम्रपान मत करो, तो जहाँ पर मना किया जाता है वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है अलम। अलम शब्द में दो विभक्ति होती है, एक तृतीय और एक चतुर्थी। तो जहाँ पर मना किया जाता है, निषेध किया जाता है, वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जहाँ पर पर्याप्त, ये यहाँ पर क्या है? पर्याप्त है। रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। रमेश किसके लिए पर्याप्त है? सुरेश के लिए। जैसे रावण के लिए राम पर्याप्त है, कि राम को कौन मार सकता है? रावण को कौन मार सकता है? राम। तो रावण के लिए राम पर्याप्त है, तो कौन पर्याप्त है? राम। तो राम के अंदर चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो इसी प्रकार रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। तो पर्याप्त का मतलब कहीं पर पर्याप्त का मतलब तो तेरे लिए तो मैं काफ़ी हूँ, तो वो वाली चीज़ आ जाती है इसमें थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ इसमें भी चतुर्थी विभक्ति। और नमः के योग में जिसको आप नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ओम नमः शिवाय, तो वहाँ पर आप शिव भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो शिव में चतुर्थी विभक्ति। रामाय नमः, तो राम में चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। सरस्वती नमः, तो सरस्वती में चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। तो आज इस डीजी भारतम पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको इस प्रश्नोत्तरों के माध्यम से थोड़ा बहुत व्याकरण के बारे में समझाने का, और पाठ से आए शब्दों के बारे में समझाने का, और परीक्षा में किस तरह से उत्तर लिखे जाते हैं उसके बारे में समझाने का मैंने आपको पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई कमी नज़र आती है वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर लिखिए।
मैं प्रयास करूँगा कि वो कमी दोबारा ना दोहराऊं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।